हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी की हमारी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से उत्पादन तक। तो उसमें हमने देखा था कि आदि मानव आखेट शिकार क्यों करता था और उसका भोजन वो कैसे प्राप्त करता था और वो उसके लिए पलायन क्यों करता था। ये सभी चीज़ें हमने उस चैप्टर में सीखी थी। आज के हमारे इस चैप्टर में हम सीखेंगे आरंभिक नगरों के बारे में। नगर डेवलप होने लगे थे, आदि मानव नगरों में भी रहा था, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिली थी। तो उन आरंभिक नगरों के बारे में हम आज जानेंगे। चैप्टर का नाम है आरंभिक नगर। तो इन नगरों के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, इन नगरों की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर हमें क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई और इन नगरों के इन जो सभ्यता है वो किस किस स्थान पर मिली भारत में और उसका अंत कैसे हुआ, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन नगरों का बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो नगरों के बारे में जानकारी के लिए हम चैप्टर में शुरुआत ऐसे हुई है कि जैसे चैप्टर में ये बताया 150 साल पहले पाकिस्तान में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। रेलवे लाइन, पाकिस्तान में रेलवे लाइन का काम चल रहा था। तो खुदाई में ईंटें निकली, समान आकार की ईंटें निकली। तो ईंटों की आवश्यकताएं थी तो निकालने लगे इंजीनियर लोग। तो ईंटें निकाल निकाल के ले गए उन्हें जितनी आवश्यकता थी, तो निकलती जा रही थी ईंटें, बहुतायत में ईंटें निकल गई। फिर बाद में किसी ने विचार किया कि इतनी सारी ईंटें निकल रही हैं तो क्यों, क्या कारण है इसका। तो फिर पता लगा कि यह एक सभ्यता थी। इसके लगभग तकरीबन 80 साल बाद अच्छे तरीके से खोजबीन की गई तो पता चला कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता थी। इस तरीके से जानकारी मिली हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ये देख लिया कि नगरों सभ्यता के बारे में, नगरों के बारे में लिखेंगे, सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिली। तो सभ्यता के बारे में हमें जानकारी इस तरीके से मिली। फिर धीरे धीरे देखते गए कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ खुदाई हो सकती है, यहाँ से यहाँ, फिर उसका विस्तार होता गया। इस तरीके से सभ्यता के बारे में हमें जानकारी ऐसे मिली। और जो सभ्यता में जो नगर थे वहाँ के, उन नगरों की, जो नगर मिले हमें, उन नगरों की विशेषताएं क्या थी। तो विशेषताएं देखेंगे हम नगरों की विशेषताएं। तो बिल्कुल सुव्यवस्थित सुदृढ़ नगर थे। जैसे आजकल सिटीज़ में जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी होती है, जैसे छोटी नाली निकलेगी फिर वो अगली बड़ी नाली में मिल जाएगी, इस तरीके से। तो जल निकास प्रणाली, नाली व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जल निकास प्रणाली, नाली व्यवस्था बहुत अच्छी थी। नालियों के आगे सब नालियाँ जहाँ मिलती थी वहाँ मैन हॉल बनाए जाते थे। मैन हॉल, जिससे कि साफ सफाई की जा सकती है। और जल निकास प्रणाली के साथ साथ उनके घरों के बारे में देखें तो हमें 2-2 मंजिला घरों के अवशेष मिले कि भाई वहाँ ऐसा पता चलता है कि 2-2 मंजिला घर भी, 2 मंजिला घर भी होते थे, 2 मंजिला घर। और जो नगर थे उनका प्रकार कैसा था कि जो ऊपरी हिस्सा था वो नगर दुर्ग कहलाता था और नीचे का हिस्सा, जैसे वहाँ पर सामान्य लोग रहते थे और वो बड़ा हिस्सा था, लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा ऊपर वाला था जो कि दुर्ग कहलाता था। जैसे ऐसे देख लेते हैं हम इस तरीके से, ये नीचे का हिस्सा होगा जहाँ बड़ा किंतु सामान्य जन, और यह विशेष, इसे दुर्ग कहा जाता था। इस तरीके से नगरों का शेप था। इस तरीके से नगर थे। जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी, 2 मंजिला घर थे और नगरों के प्रकार इस तरीके से थे। तो हमें इन नगरों की विशेषताएं
हम ऐसे देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इन नगरों, ये नगर हमें कहाँ कहाँ पर ये सभ्यता है या फिर कहाँ कहाँ नगर मिले, या इस सभ्यता का विकास कहाँ कहाँ तक हुआ। तो जैसे भारत विभाजन नहीं हुआ था पहले, तो भारत पाकिस्तान से इस तरफ हरियाणा के साइड, राजस्थान में, गुजरात में, यहाँ तक ये क्षेत्र विस्तृत थे। तो इस चैप्टर में जितना बताया है वो हम समझेंगे। आज का मैप बना रही हूँ मैं, लेकिन उस टाइम ऐसा मैप नहीं था। उस टाइम के मैप के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोथल और धोलावीरा, सुरकोटड़ा, और हरियाणा में यहाँ राखीगढ़ी, यहाँ पर मोहनजोदड़ो, पता ही है हमें मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, और राजस्थान में कालीबंगा, इस तरीके से। फिर भारत विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ नदियाँ थी अपने, रावी नदी, झेलम, चिनाब, यहाँ तक इसका विस्तार था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखिए। और भी जगह है, लेकिन सिक्स क्लास के जो चैप्टर है उसमें ये दिखाया गया है। तो ये जानेंगे हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हड़प्पा के लोग थे उनके भोजन की क्या व्यवस्था थी। तो नगरों के लोगों के लिए भोजन के लिए ये लोग गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, तिल उगाते थे, मटर उगाते थे। ये सभी चीज़ें ये लोग इनका उत्पादन करते थे अपने भोजन के लिए। ये देख लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि कृषि में ये लोग कपास उगाते थे, कपास की खेती करते थे। अब ये देखा हमने, कपास तो ये लोग खुद उगा लेते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए ये लोग अदर स्टेट पर निर्भर थे। जैसे कि सोना, चांदी, टिन, पत्थर, ऐसी चीज़ों के लिए ये लोग अलग अलग स्टेट्स पर निर्भर थे। तो तांबा अपने राजस्थान से आता था, तांबा राजस्थान से, और सोना कर्नाटक से, और टिन था वो ईरान और अफगानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर भी मंगवाते थे। बहुमूल्य पत्थर, ये लोग पत्थर गुजरात से और ईरान और अफगानिस्तान से। इस तरीके से इन सभी चीज़ों के लिए इन सब अलग अलग स्टेट्स पर निर्भर थे, वहाँ से चीज़ें मंगवाते थे। हमें तांबे के बर्तन मिले, और पत्थर की जैसे एक क्या क्या अवशेष मिले वो देखेंगे हम लोग। तो उसमें एक युवक की मूर्ति मिली है। तो
हमें पता चलता है कि हाँ ये लोग पत्थर मंगवाते थे और उसके लिए दूसरी दूसरी जगह से अलग अलग स्टेट से मंगवाते थे। ये देख लिया हमने। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी इनकी कलाएं हैं या फिर क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं। तो प्राप्त वस्तुएं हमें बाट मिले, नापने तोलने के लिए यूज़ करते होंगे। लड़ाई होती है, चीज़ें नाप के नहीं देवे तो बाट यूज़ करते थे। और फिर ये लोग बाट का यूज़ करते थे। बाट मिले हमें, खिलौने मिले। खिलौने किसके मिले? हल के खिलौने। तो इससे क्या पता चलता है? ये लोग हल भी चलाते थे। हल नहीं रह सकता, लकड़ी का होगा मे बी, या फिर उसके अवशेष नहीं मिले, लेकिन खिलौने हम किस चीज़ के बनाते हैं? जो चीज़ हम देखते हैं या रेगुलर यूज़ में आती है तो उसका हम खिलौना बनाते हैं। तो इस तरीके के खिलौने मिले तो हमें पता चलता है कि वो लोग हल का भी यूज़ करते थे। हमें मनके मिले, मनके के अंदर छेद भी मिला तो पता चलता है कि वो लोग मालाएं बनाते होंगे सजाने के लिए, देवी देवताओं को पहनाने के लिए। उसके बाद मनके मिले हमें और एक युवक की मूर्ति मिली जिसको बनाया हुआ है, वो शॉल ओढ़ा रखा है उसको, उसके ऊपर आर्ट है, ऐसे कलाकारी की हुई है। तो उससे पता चलता है कि ये लोग युवक की मूर्ति है। ये इनका कोई राजा, सामंत या कोई इनका जिन्हें ये लोग मानते होंगे वैसा कोई इनका मुख्य मनुष्य होगा, विशेष मनुष्य होगा, उसकी मूर्ति मिली। इस तरीके से ये सभी चीज़ें मिली, उनसे हमें पता चलता है कि क्या क्या इनका लाइफस्टाइल था और क्या क्या चीज़ें ये लोग यूज़ में लेते थे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सभ्यता का एक धातु के बारे में देखेंगे जो ये लोग खुद से बनाते थे, फेयंस नाम की धातु। कैसे बनाते थे? बालू या फिर स्फटिक पत्थर को बालू और स्फटिक नाम से पत्थर होता था, पत्थर जिसके ऊपर गोंद की परत चढ़ाकर, गोंद में मिलाकर फिर इसके ऊपर हल्के समुद्री रंग की परत, इस तरीके की धातु का ये लोग खुद से क्रिएट करते थे। कुछ भी इनकी मूर्ति या कुछ भी विशेष चमकीली धातु या चमकीली मूर्ति या ऐसा कुछ बनाने के लिए इस तरीके की धातु का ये लोग खुद से क्रिएट करते थे। ये चीज़ देखने को मिली हमें। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सभ्यता का अंत क्यों हुआ। तो बहुत सारे रीज़न है। कोई ये बोलता है कि किसी को ये लगता है कि अकाल पड़ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी, जंगल नष्ट हो गए होंगे, या फिर इनको वातावरण नहीं जमा होगा, फसल भूमि उपजाऊ नहीं रही होगी। इस तरीके से बहुत सारे रीज़न बताते हैं कि इस वजह से उनकी सभ्यता का अंत हो गया। तो लगभग तकरीबन 3900 वर्ष पूर्व सभ्यता का अंत हो गया। कारण अकाल, बाढ़, सूखा, जंगल नष्ट हो गए हों, इस तरीके से कुछ भी रीजन रहा होगा और इस सभ्यता का अंत हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा कि जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, किस तरीके से उसके बारे में हमें जानकारी मिली, और वहाँ के जो नगर थे वो उनकी जीवन शैली क्या थी, किस तरीके से उनकी जल निकास प्रणाली
और कैसे गढ़ दुर्ग और उनके नगरों के प्रकार, और इन लोगों का भोजन, कैसे ये लोग भोजन क्या क्या उगाते थे भोजन के लिए, किन किन चीज़ों के लिए बाहर अदर स्टेट्स पर निर्भर थे, और किस तरीके से इस सभ्यता का अंत हो गया और हमें किन किन चीज़ों की जानकारी मिली, क्या क्या चीज़ें मिली हमें, मन के मिले मोती, बाट और एक युवक की मूर्ति, इस तरीके से की ये सभी चीज़ें हमने इस चैप्टर में जानी।